हाय गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप ठीक हो। जैसे कि इंडियन पॉलिटी की क्लासेस हम ले रहे थे, जिसमें हम पढ़ रहे थे मूल अधिकार के बारे में। मूल अधिकार कंप्लीट हो चुका था, जो आर्टिकल 12 से लेके 35 तक था। सारे आर्टिकल को हम बहुत ही डिटेल से और बहुत ही सरल भाषा में आपको समझाने की कोशिश किए थे। आज की इस क्लास में हम पढ़ेंगे आगे के आर्टिकल के बारे में, आगे के भाग के बारे में और आगे के अनुच्छेद के बारे में। तो हम एक बार देख लेते हैं, जबकि हम जो कि हमारा मूल अधिकार का जो चैप्टर था वो खत्म हो चुका है, समाप्त हो चुका है, लेकिन उसके बारे में हम एक बार क्विक रिवीजन ले लेते हैं। उसके बाद आगे हम पढ़ाएंगे भाग 4 डीपीएसपी के बारे में, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, जिसको कहते हैं राज्य के नीति निर्देशक तत्व। उसके बारे में हम बहुत ही डिटेल से चर्चा करेंगे और उसके बारे में हम बहुत ही डिटेल से जानेंगे। तो चलिए आज की इस क्लास की शुरुआत करते हैं। तो देखते हैं क्या है। सबसे पहले हम जो पढ़ चुके भाग 1 और 2 उसके बारे में चर्चा नहीं करेंगे। हम भाग 3 के बारे में चर्चा करेंगे, क्योंकि भाग 3 कंप्लीट हो चुका है। भाग 3 का क्या नाम था? भाग 3 का नाम था मूल अधिकार। मूल अधिकार, जिसको कहते हैं फंडामेंटल राइट। हम सीरियल वाइज एक एक करके सारे टॉपिक पर क्लासेस ले रहे हैं, ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। आप बस कंटिन्यू क्लासेस करते चलिए, आपको सीरियल वाइज सारे क्लासेस मिलती जाएंगी। मूल अधिकार को क्या कहते हैं? फंडामेंटल राइट। फंडामेंटल राइट, ठीक है। फंडामेंटल राइट, फंडामेंटल राइट्स मतलब होता है मूल अधिकार, ठीक है। फंडामेंटल राइट्स मतलब होता है मूल अधिकार। तो इसमें हम सबसे पहले जानेंगे कितने से कितने अनुच्छेद तक था। तो 12 से 35, 12 से 35। इसके बारे में जितने क्वेश्चन बन सकते हैं उसको हम देख लेते हैं। मूल अधिकार को कहते हैं नैसर्गिक अधिकार, मतलब वो अधिकार जो हमसे कोई नहीं छीन सकता, बस कुछ समय के लिए जो राष्ट्रपति वो निलंबित कर सकता है। तो सबसे पहले इसमें क्वेश्चन बनता है। सबसे पहले क्वेश्चन क्या बनता है कि मूल अधिकार को हमसे कोई छीन सकता है कि नहीं? तो कोई नहीं छीन सकता, बस कुछ समय के लिए निलंबित कौन कर सकता है? तो आप कहेंगे राष्ट्रपति। अगर आपसे पूछा जाएगा, इस पर हम प्रैक्टिस कर लेते हैं, उसके बाद आगे के आर्टिकल को हम बताएंगे। सबसे पहले इस पर क्वेश्चन बन सकता है कि निलंबित कौन कर सकता है? निलंबित, तो आप कहेंगे राष्ट्रपति। राष्ट्रपति निलंबित कर सकता है कुछ टाइम के लिए हमारे मूल अधिकार को। इससे पहले कि हम आगे बढ़े, जितने भी आर्टिकल हम पढ़े उन आर्टिकल के बारे में सबसे पहले हम जान लेते हैं। जो आर्टिकल 20 और 21 है, इसको ना कोई निलंबित कर सकता है, ना इस पर कोई प्रतिबंध लगा सकता है। जैसे कि हम आपको बताएं कि निलंबित कौन कर सकता है? तो राष्ट्रपति। और प्रतिबंध हमेशा के लिए कौन लगा सकता है? तो संसद। देखिए, जो मूल अधिकार सबको डिस्टर्ब कर रहे हैं, सबके हित के लिए नहीं है, किसी के मूल अधिकार का हनन कर रहे हैं, तो उसको हमेशा के लिए प्रतिबंध भी लगाया जा सकता है, अमेंडमेंट करके, संशोधन करके। कौन लगा सकता है? तो आप कहेंगे संसद, ठीक है। तो इससे क्या क्या क्वेश्चन बनता है कि राष्ट्र मूल अधिकार कहाँ से लिया गया? तो आप कहेंगे स्रोत कहाँ का है? तो आप कहेंगे अमेरिका। अमेरिका से मूल अधिकार को लिया गया है। कितने से कितने आर्टिकल है? तो आप कहेंगे 12 से 35। इसमें फंडामेंटल राइट और कहेगा कौन से भाग में है? आप कहेंगे भाग 3। आर्टिकल 12 से 35 के बीच में मूल अधिकार की चर्चा की गई है। जिसको पूछेगा कि इसको और क्या नाम से जानेंगे? तो आप कहेंगे इसको नैसर्गिक अधिकार के नाम से भी जाना जाता है। अगर पूछेगा फ्रेंच भाषा में इसको क्या कहते हैं? तो आप कहेंगे मैग्ना कार्टा। ये सब कुछ बेसिक से क्वेश्चन थे जो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बार बार हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो देखिए, स्रोत क्या था? स्रोत था अमेरिका, और इसको प्रतिबंध हमेशा के लिए संसद लगा सकती है, निलंबित कौन कर सकता है? राष्ट्रपति। आई होप आपके समझ में आया हो। अब आगे देख लेते हैं। ये बेसिक से कुछ सवाल थे जो आपको जान लेना जरूरी था। अब एक ही लाइन में सारे मूल अधिकार को हम जान लेते हैं। कितने मूल अधिकार हैं हमारे? तो आप वर्तमान में तो 6 हैं, लेकिन पहले कितने थे? 7। हमें सातों को पढ़ना है और सातों को हम बहुत ही डिटेल से बताए हैं, क्योंकि कैसे वो हटा छठा और क्यों हटा, इस सब के बारे में हम डिटेल से बताएं, इसलिए ज़्यादा डिटेल से चर्चा नहीं करेंगे। तो सबसे पहला कौन सा अधिकार था? तो आप कहेंगे समानता का अधिकार। समानता का अधिकार। उसके बाद हम आगे की आर्टिकल को पढ़ेंगे। सबसे पहले इसको हम क्विक रिवीजन इस पर ले लेते हैं। दूसरा कौन था? दूसरा था स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता का अधिकार, ठीक है, स्वतंत्रता का अधिकार। तीसरा कौन सा था? शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण के विरुद्ध अधिकार। इसको ध्यान से देखिएगा।
विरुद्ध अधिकार, एक कैटेगरी वाइज अधिकारों को डिवाइडेड किया गया है। आर्टिकल कितने से कितने आर्टिकल में समानता की बात की गई है, कितने से कितने, इस सबको हम आगे अभी हम बता रहे हैं। और चौथा कौन सा था? धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, इसकी चर्चा की गई थी। अब पांचवा हम देख लेते हैं, शिक्षा एवं संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार। संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार, शिक्षा संबंधी अधिकार, संबंधित अधिकार। अब देख लेते हैं हम कौन सा, कितने अधिकार हो गए? अधिकार, 5 अधिकार के बारे में हम जान लिए। अब छठा देखते हैं जो अब नहीं है लेकिन हमें जानना जरूरी है, जो था संपत्ति का अधिकार। संपत्ति का अधिकार, संपत्ति का अधिकार। हम इस पर ज़्यादा किसी पर डिटेल्स पे चर्चा नहीं करेंगे क्योंकि इस पर हम बहुत ही क्लासेस 3-4 क्लासेस ले चुके हैं, बहुत ही डिटेल पर इस पर एक एक आर्टिकल के बारे में हम चर्चा किए हैं, बहुत ही डिटेल्स। इसमें जो का और खा 1 या 2 3 करके उप आर्टिकल को जोड़ा गया था, उस सब के बारे में हम चर्चा किए हैं। सातवां था संवैधानिक उपचारों का अधिकार। संवैधानिक उपचारों का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ठीक है, तो ये थे हमारे 7 अधिकार, जो कि अब वर्तमान में 6 ही रह गए। छठा जो मूल अधिकार था उसको अब मूल अधिकार की श्रेणी से हटा दिया गया। अब इसको कहाँ रखा गया? सबसे पहले हम देख लेते हैं कितने से कितने आर्टिकल में समानता की बात की गई है। तो आप देखेंगे 14 से 14, 15, 16, 17, 18, 14 से 18 तक के बीच में किसकी चर्चा की गई है? समानता के अधिकार की बात की गई है कि हमको कितने तरीके की समानता दी गई है, कितने तरीके के समानता का अधिकार हमको मिला है। अब स्वतंत्रता का देख लेते हैं 19 से 22 तक। 19 से 22 तक किसकी बात की गई है? स्वतंत्रता के विभिन्न प्रकार के स्वतंत्रताओं की बात की गई है। उसमें भी आप इसको अभी देखेंगे 19 में 7 तरीके की स्वतंत्रता दी गई है। पहला, दूसरा, तीसरा एंड चौथा, पांचवा, छठा एंड सातवां, 7 तरीके। देखिए इत्तेफाक से हमारे 7 मूल अधिकार भी थे और 19 में 7 उप आर्टिकल भी दिए गए हैं, 7 विभिन्न प्रकार के स्वतंत्रताएं दी गई हैं। जैसे इसमें एक में कहा गया अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। ठीक है, दूसरे में कहा गया है सभा करने की स्वतंत्रता, सभा करने की स्वतंत्रता। ठीक है, आगे देख लेते हैं तीसरा क्या कहा गया है? संगठन बनाने की स्वतंत्रता, आपको संगठन बनाने की स्वतंत्रता, बनाने की स्वतंत्रता। ठीक है, अब चौथा देख लेते हैं। चौथा में कहा गया भ्रमण करने की स्वतंत्रता। आप देश विदेश कहीं पर भी भ्रमण कर सकते हैं, लेकिन इसके बारे में हम चर्चा किए इसलिए ज़्यादा डिटेल पर चर्चा नहीं करेंगे। अगर जिसको इस पर डिटेल से जानना है तो हमारी पिछली वीडियो देख सकता है। तो भ्रमण करने की स्वतंत्रता, भ्रमण करने की स्वतंत्रता किसमें कहा गया है? 5वें में। फिर चौथे में कहा गया आपको भ्रमण करने की स्वतंत्रता है। अब देखिए 5वें में कहा गया है बस जाने की स्वतंत्रता, बस जाने की स्वतंत्रता। ठीक है, किसमें कहा गया? 5वें में। छठे में कहा है संपत्ति रखने का अधिकार, संपत्ति लेने का अधिकार। ठीक है, संपत्ति लेने का अधिकार, संपत्ति का अधिकार आप कह सकते हैं, संपत्ति का अधिकार। ठीक है, और 7वां क्या कहता है? व्यवसाय करने का अधिकार। आप व्यवसाय कर सकते हैं कहीं पर भी पूरे देश में, आप पर कोई आपको रोक नहीं सकता, ये आपका मूल अधिकार है, व्यवसाय करने का अधिकार। ठीक है, अधिकार। इस प्रकार आप देख रहे होंगे कि जो हमारे मूल अधिकार है वो भी 7 हैं और जो 19 में विभिन्न प्रकार की स्वतंत्रता दी गई है उसके जो उप आर्टिकल है वो भी 7 हैं। और आप एक चीज देखेंगे कि इसमें भी 6ठे नंबर पर है संपत्ति का अधिकार, जो अब हटा दिया गया है, और मूल अधिकार में भी 6ठे नंबर पे था संपत्ति का अधिकार, जो अब नहीं रहा। अब देखिए शोषण के विरुद्ध अधिकार कितने थे? 22 के बाद 23 और 24 किसकी बात करता है? शोषण के विरुद्ध अधिकार की बात करता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। आज हम सारे चैप्टर को एक साथ ले रहे हैं, सारे आर्टिकल को, क्योंकि हम इस पर एक एक करके बहुत सारी क्लासेस लिए हैं, बहुत सारे डिटेल में एक एक आर्टिकल पर चर्चा किए हैं। तो देखिए 23 और 24 में किसकी बात करता है? शोषण के विरुद्ध अधिकार की। अब धार्मिक स्वतंत्रता की बात देखिए कहाँ करता है? 25 से 28 के बीच में, 25 से 28 के बीच में 25 आर्टिकल से 28 आर्टिकल तक किसकी बात किया? धार्मिक स्वतंत्रता की बात किया। इतने आर्टिकल में हम धार्मिक स्वतंत्रता की चर्चा करते हैं, धर्म के
हमें कितने तरीके की धार्मिक स्वतंत्रता मिली है, हम 25 से 28 आर्टिकल के बीच में चर्चा किए हैं। देखिए अब पांचवा क्या है, संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार। 29 और 30, 29 और 30 किसकी बात करता है, संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार। तो किसके बात से संस्कृति और किसकी शिक्षा की बात करता है, तो अल्पसंख्यकों की। अल्पसंख्यक क्या है, हम आपको बताएं, जाति के नाम पे नहीं धर्म के नाम पे हम अल्पसंख्यकों को डिवाइड करते हैं। जिसके धर्म के लोग कम होते हैं उनको हम अल्पसंख्यक की श्रेणी में रखते हैं, चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो मुस्लिम हो, चाहे सिख, चाहे ईसाई, चाहे पारसी, चाहे जैन, चाहे जो हो, चाहे जिस धर्म के हो, उनको अपनी संस्कृति और अपनी शिक्षा, अपने भाषा में शिक्षा लेने का अधिकार अल्पसंख्यकों को दिया गया है। ये दो आर्टिकल 29 और 30। अब देखिए मल्ली 31 आर्टिकल क्या कहता है, 31 कहता है कि आपको संपत्ति का अधिकार था, जो कि अब नहीं रहा। क्यों नहीं रहा, क्योंकि संपत्ति का अधिकार सरकार के कामों में बाधा डालती थी, क्योंकि सरकार तब मूल अधिकार से कोई नहीं ले सकता था जब ये मूल अधिकार की श्रेणी में था। अब इसमें अमेंडमेंट हुआ, अमेंडमेंट मतलब संशोधन हुआ, 300 के कम में इसको कानूनी अधिकार दे दिया गया। कौन सा अमेंडमेंट हुआ, तो आप कहेंगे 1978 में 44वां संविधान संशोधन। ये फैक्ट है कुछ जो आपको जानना बहुत जरूरी है, आप याद भी कर लीजिए, इसी से क्वेश्चन बनता है। अब एक कानूनी, अगर पूछेगा आपसे कि संपत्ति का अधिकार जो पहले मूल अधिकार था, अब उसको मूल अधिकार की श्रेणी से हटा दिए गए, कौन से संविधान संशोधन द्वारा, आप कहेंगे 44वां संविधान संशोधन द्वारा। कब किया गया, 1978 में किया गया। अब इसको कहाँ रखा गया, तो इसको कानूनी अधिकार बना दिया गया। तो जब बना दिया गया तो कहीं ना कहीं रखा जाएगा, तो इसको आर्टिकल 300 का में जोड़ दिया गया। ठीक है, अभी 300 का के आधार पर एक कानूनी अधिकार हो गया। अब ये कानूनी अधिकार हो गया। कानूनी अधिकार का मतलब ये है कि अब आपसे आपकी संपत्ति सरकार ले सकती है, हालांकि उसके बदले वो आपको मुआवजा देती है, आपकी जमीन के दाम से 4 गुना या 10 गुना दाम आपको भी देती है। ठीक है, ऐसे फ्री में नहीं लेते, लेकिन जब तक मूल अधिकार था तब तक वो नहीं ले सकती थी। इस तरीके से छठा अधिकार अब नहीं रहा। सातवां हम देख लेते हैं, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। संवैधानिक उपचारों का अधिकार क्यों कहा गया है, क्योंकि आर्टिकल 32 के ही तहत ये कहा गया है कि आप, अगर आपके मूल अधिकारों का हनन होता है तो आप सीधा सुप्रीम कोर्ट में कोर्ट से बात कर सकते हैं, मतलब सुप्रीम कोर्ट आप जा सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट क्योंकि मूल अधिकारों का रक्षक होता है, और किस आर्टिकल के तहत सुप्रीम कोर्ट मूल अधिकारों का रक्षक होता है, तो आप कहेंगे आर्टिकल 32 के तहत, आर्टिकल 32 के तहत। ठीक है, आर्टिकल 32 संवैधानिक उपचारों की बात करता है। उपचार का मतलब होता है निदान या इलाज, मतलब जितने भी मूल अधिकार आपको यहाँ से 14 से 31 तक दिए गए हैं, 14 से 31, अब 31 नहीं रहा तो 31 नहीं 30 तक हम कहेंगे, 30 तक नहीं, कितने मूल अधिकार, 12 से 35, 12 से 35 तक के, 32 को छोड़ के 12 से 35 तक के जितने मूल अधिकार हैं, उस मूल अधिकार को मूल अधिकार कौन बनाता है, तो आप कहेंगे आर्टिकल 32। आर्टिकल 32 जो संवैधानिक उपचारों का अधिकार है, वही हमारे मूल अधिकार को मूल अधिकार बनाता है। क्योंकि अगर आर्टिकल 32 को हटा दिया जाए तो हमारे मूल अधिकार नहीं रह जाएंगे। क्यों नहीं रह जाएंगे, क्योंकि हम तब सुप्रीम कोर्ट में चुनौती नहीं दे पाएंगे, तब सुप्रीम कोर्ट हमारे इस मूल अधिकार का रक्षक नहीं रह जाएगा। तो इसी आर्टिकल 32 में ही कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट, अगर आपके मूल अधिकारों को कोई आपसे छीनता है तो आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, सीधा सुप्रीम कोर्ट आपके मूल अधिकारों को वापस करेगा। ठीक है, उस पर कार्रवाई करेगा। अब संवैधानिक उपचारों का जो अधिकार है, इसको भीमराव अंबेडकर जी कहते थे कि ये संविधान की हृदय एवं आत्मा दोनों है। क्यों है, क्योंकि इसमें जितने भी आप मूल अधिकार पढ़े, वो तो बस आपको बता रहे थे कि ये सब आपके मूल अधिकार हैं। ठीक है, लेकिन उसका रक्षक कौन है, सुप्रीम कोर्ट है। और आर्टिकल 32 में कहा गया, तभी इस आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट हमारे मूल अधिकारों की रक्षा करता है। लेकिन उसके भी अलावा क्यों कहा गया है, इस संवैधानिक उपचारों का जो अधिकार है आर्टिकल 32 के तहत, इसमें 5 प्रकार के रीट जारी करता है। कौन, सुप्रीम कोर्ट। कौन कौन से, उसको हम पहले देख लेते हैं कि कौन कौन से रीट जारी करता है आर्टिकल 32 के तहत। आर्टिकल 32 जो संवैधानिक उपचारों का अधिकार है, वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत 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 इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जब तक आप इसको नहीं पढ़ेंगे तब तक आपको समझ में नहीं आएगा कि कौन सा आर्टिकल हमारे मूल अधिकारों की रक्षा करता है। एक मिनट देखिए, आर्टिकल 32, आर्टिकल 32, आर्टिकल 32,
इसमें किस चीज की बात की गई? संवैधानिक उपचारों की बात की गई, संवैधानिक उपचारों की बात की गई है। ठीक है, संवैधानिक उपचारों को इसको ही डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर हृदय में आत्मा कहते हैं, क्योंकि इसमें 5 प्रकार के रीट जारी किए जाते हैं जो हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसी के तहत सुप्रीम कोर्ट हमारे मूल अधिकारों की रक्षा करता है। जब आपके मूल अधिकारों का हनन होता है तो जो ये 5 प्रकार के रीट है, रीट को आदेश कहते हैं। इन्हीं के तहत सुप्रीम कोर्ट आपके मूल अधिकारों की रक्षा करता है। ठीक है, देखते हैं कौन कौन 3, 4, 5 एंड 6 सॉरी 5 प्रकार के रीट जारी करता है। पहला है बंदी प्रत्यक्षीकरण, बंदी प्रत्यक्षीकरण। ठीक है, बंदी प्रत्यक्षीकरण जिसको कहते हैं हॉबियस कर्पस इंग्लिश में। और दूसरा क्या है? परमादेश, परमादेश मेंडामेस कहते हैं इसको, इंग्लिश में कहते हैं मेंडामेस, परमादेश। तीसरा है प्रतिषेध, तीसरा है प्रतिषेध। ठीक है, चौथा है उत्प्रेषण, उत्प्रेषण। और 5वां है अधिकार पृच्छा, अधिकार पृच्छा, अधिकार पृच्छा जिसको कहते हैं कोवरेंटो, कोवरेंटो इसको कहते हैं मेंडामेस, इसको कहते हैं हेबियस कॉर्पस, हेबियस कॉर्पस। इसको प्रतिषेध को कहते हैं प्रोहिबिशन, उत्प्रेषण को कहते हैं सिंटिजीसर। ठीक है, सिंटिजीसर। उसके बाद हम देख लेते हैं 5वें के बाद 5 प्रकार के जो रीट हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बंदी प्रत्यक्षीकरण अगर ये कहता है कि 24 घंटे से ज़्यादा अगर आपको कोई गिरफ्तार कर लिया और किसी मजिस्ट्रेट मतलब किसी जज साहब के पास अगर नहीं ले गया तो उसको आदेश देगी सुप्रीम कोर्ट, तुरंत बंदी प्रत्यक्षीकरण एक रीट जारी कर देगी और इसके तहत आदेश देगी कि आप उसे जल्द से जल्द न्यायालय में उपस्थित करें। परमादेश कहता है कि जो भी सरकार से वेतन उठा रहा है, सरकारी वेतन ले रहा है, अगर वो आपके काम अच्छे से नहीं, अपना काम अच्छे से नहीं कर रहा है तो सुप्रीम कोर्ट परमादेश के तहत रीट जारी करके उससे एक क्वेश्चन पूछेगी, उसको आदेश देगी कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं। प्रतिषेध का मतलब होता है कि अगर निचली अदालत में कोई मुकदमा चल रहा है, उस पर फैसला हो गया है, उस फैसले को पूरी तरीके से रद्द करके सुप्रीम कोर्ट मतलब उसकी ऊपरी अदालत जब फैसला सुनाती है तो किस रीट के तहत? तो प्रतिषेध के तहत। ठीक है, आगे देख लेते हैं उत्प्रेषण। उत्प्रेषण कहता है कि आप प्रतिषेध का मतलब होता है, यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक हो गया। प्रतिषेध का मतलब होता है अगर उसके जो निचली अदालत है अगर उसके वो अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर काम कर रही है, जैसे अगर उसके अधिकार क्षेत्र में इतना ही क्षेत्र आता है जितना वो काम कर सकती है, उससे भी ज्यादा उस क्षेत्र का काम वो कर रही है। जैसे अगर कोई निचली अदालत है, उसका एरिया बस कुछ दूरी तक आता है, उसके बाहर वाले एरिया का भी काम वो अपनी अदालत में कर रहा है जो उसके अधिकार क्षेत्र में नहीं आता, तो उसको पर रोक लगा सकती है सुप्रीम कोर्ट और कहेगी कि आप इसको ऊपरी अदालत में, आपके अधिकार क्षेत्र से बाहर है, आप इसकी ऊपरी अदालत में भेजिए। किस रीट के तहत? रीट प्रतिषेध के तहत। ठीक है, इसको प्रोहिबिशन कहते हैं। चौथा देखिए उत्प्रेषण। उत्प्रेषण का मतलब यही रोक, तो प्रतिषेध मतलब रोक लगाना, रोक तो लगा सकती है रीट 3 के तहत, लेकिन रीट 4 कहता है कि जब कोई निचली अदालत किसी भी मुद्दे पर अपना फैसला सुना चुकी होती है और उसके बाद जब उस फैसले को रद्द करके सुप्रीम कोर्ट फिर से उस पर कार्रवाई करके फैसला देती है तो उसको कहते हैं उत्प्रेषण। 5वां है अधिकार पीछा। अधिकार पीछा का मतलब जितना आपको अधिकार दिया गया आप उसी अधिकार के तहत रहकर काम कीजिए, अपने अधिकार से ऊपर काम मत कीजिए। जैसे अगर आप कोई टीचर हैं तो आपको पढ़ाने का काम मिला, आप पढ़ाइए। अगर कोई पुलिस उस पर छानबीन करने आती है, अगर वो पढ़ाने लगती है तो उस पर अधिकार पीछा के तहत रीट जारी कर देगी सुप्रीम कोर्ट, कहेगी ये आपके अधिकार क्षेत्र से बाहर है, आप ये पढ़ा नहीं सकते, आपको जो काम दिए गए वही कीजिए। आई होप आपकी समझ में आया हो। ठीक है, ये तो थे पूरा मूल अधिकार। मूल अधिकार कहाँ से लिए गए हैं? तो आप कहेंगे अमेरिका से। मूल अधिकार को हृदय आत्मा कौन कहता है? मूल अधिकार को आर्टिकल 32 को हृदय आत्मा कौन कहता है? तो आप कहेंगे भीमराव अंबेडकर जी ने कहा था। जो आर्टिकल 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार किसके तहत सुप्रीम कोर्ट हमारे मूल अधिकारों की रक्षा करता है? आर्टिकल 32 के तहत। आर्टिकल 32 में कितने प्रकार के रीट जारी होते हैं? तो आप कहेंगे 5। कहाँ से लिए गए हैं? अमेरिका के संविधान से लिए गए हैं। इसको फ्रेंच भाषा में क्या कहते हैं? तो मैग्ना कार्टा कहते हैं। ठीक है, मैग्ना कार्टा कहते हैं। मूल अधिकार को फंडामेंटल राइट कहते हैं। प्रतिबंध कौन लगा सकता है? तो आप कहेंगे प्रतिबंध निलंबित राष्ट्रपति कर सकता है, पूरी तरीके से प्रतिबंध संसद लगा सकती है। ये तो थे मूल अधिकार। आगे हम पढ़ेंगे भाग 4। आज हम भाग 4 के बारे में उसका इंट्रोडक्शन जान लेते हैं।
और कुछ आर्टिकल जान लेते हैं और एक एक आर्टिकल को बहुत ही डिटेल से हमको पढ़ना है। तो देखिए भाग चार क्या कहता है? भाग 4 भाग 4 किसकी बात करता है? राज्य के नीति निदेशक तत्व। राज्य के नीति निदेशक तत्व, राज्य के नीति निदेशक तत्व की बात करता है। इसको इंग्लिश में कहते हैं DPSP। अब इसको फुल फॉर्म इसका क्या है? डायरेक्टिव, पी से है प्रिंसिपल, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। ठीक है, पॉलिसी। तो आप देखें डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी DPSP का फुल फॉर्म है, जिसको कहते हैं राज्य के नीति निदेशक तत्व। हिंदी में इंग्लिश में कहते हैं DPSP और इसको कहते हैं डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। तो हम बार बार आपको जब बताएंगे तो DPSP हम शॉर्टकट में बताएंगे पढ़ने की सुविधा के अनुसार, लेकिन आपको सारी चीजें जान लेना जरूरी है। अगर पूछेगा भाग 4 जो राज्य के नीति निदेशक तत्व की बात करता है, DPSP की बात करता है, तो किस देश के संविधान से लिए गए? देखिए हमारा जो संविधान है उधार का संविधान कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसके मोस्टली जितने भी भाग अनुच्छेद हैं, जितने भी इसमें जो बातें कही गई है, जितने भी नियम कानून बताए गए हैं, जितने भी अधिकार बताए गए हैं, इन सबको हम कहीं ना कहीं किसी न किसी देश से लिए हैं। जैसे मूल अधिकार अमेरिका से लिए, उसी प्रकार जो राज्य के नीति निदेशक तत्व है ये भी किसी देश से लिए हैं। तो कौन से देश से? तो आप कहेंगे आयरलैंड। कहाँ से? आयरलैंड। इसको आपको याद रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि क्वेश्चन ऐसे ही पूछता है कि मूल अधिकार कहाँ से लिए गया है, राज्य के नीति निदेशक तत्व कहाँ से लिए गया है, जैसे नागरिकता कहाँ से लिया गया है, तो आप कहेंगे ब्रिटेन से। तो ऐसे सारे जो है हमारे भाग पार्ट हैं जो कहीं ना कहीं से किसी न किसी देश से हम लिए हैं। तो पूछेगा भाग 4 कहाँ से लिए गए? भाग 4 राज्य के नीति निदेशक तत्व, जिसको हम DPSP कहते हैं, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, कहाँ से लिए गए? तो आप कहेंगे आयरलैंड से। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि राज्य के नीति निदेशक तत्व होते क्या हैं। ये जो राज्य के नीति निदेशक तत्व हैं वो हमारे भलाई के लिए बनाए गए हैं। देखिए हम देखें कि जो मूल अधिकार थे वो हम उसको चुनौती कहाँ दे सकते थे, उसको वो कहाँ पर वाद था? तो आप कहेंगे सुप्रीम कोर्ट में वाद था। मतलब उस पर हम सुप्रीम कोर्ट उसकी रक्षा करता था, आप वहाँ सुप्रीम कोर्ट तुरंत जा सकते थे। लेकिन उसका जस्ट विपरीत है जो DPSP है। इस पर अगर आपसे कोई भी आपको अधिकार इसमें दिया गया, अगर आपसे वो छीना जाता है तो आप सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते। तो मेंशन किया गया है एक आर्टिकल में इसके अंतर्गत कि आप ये सुप्रीम कोर्ट में वाद नहीं है, सुप्रीम कोर्ट आप नहीं जा सकते, इसका संरक्षण सुप्रीम कोर्ट नहीं है। ठीक है, क्यों नहीं है? क्योंकि इसका मिस यूज होता है। इसमें इसका जो भी अधिकार है वो सीधा स्टेट के पास होगा। स्टेट जो चाहेगी वो करेगी, जो चाहे वो ले लेगी। इस पर आप इस विवाद को लेकर के इसके अंतर्गत जितने भी विवाद होंगे या जितने भी अधिकार आपसे छीने जाएंगे तो इसको आप सीधा सुप्रीम कोर्ट में चुनौती नहीं दे सकते। इसका रक्षक सुप्रीम कोर्ट नहीं होता है, आप जान लीजिए। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि राज्य क्या है। सबसे पहले राज्य जानेंगे। राज्य तो आप जानते होंगे 28 स्टेट है और 8 UT है, यूनियन टेरिटरी है। ठीक है, जो 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश है उसकी बात नहीं कर रहा है, उसके अलावा भी किसी चीज की बात कर रहा है। तो किसकी बात कर रहा है? तो हम आपको बताए हैं स्टेट क्या है। जो संस्था अपने आप अपने निर्णय लेने में, अपने नियम कानून बनाने में स्वतंत्र हो, बिना किसी के अंडर में आए, बिना किसी के दबाव में आए, उसी को स्टेट कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल देख लेते हैं, जैसे क्या है रेलवे अपने आप में एक स्टेट है। क्यों है? क्योंकि वो अपने नियम कानून खुद बनाती है, उसका अपना बोर्ड है, उसकी अपनी पुलिस है, उसकी अपनी परीक्षाएं होती हैं। तो रेलवे अपने आप में एक बोर्ड है। जैसे RBI, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जिसकी स्थापना 1935 ईस्वी में हुई थी, वो भी अपने आप में एक स्टेट है। क्यों है? क्योंकि वो अपने नियम कानून खुद बनाती है, वो किसी के अंडर में नहीं आती, किसी के दबाव में नहीं है। तो उसकी अपने बोर्ड है, उसके अपने अधिकारी हैं, उसके अपने कर्मचारी हैं, उसके अपने प्रॉपर जो होता है परीक्षा एग्जाम और जो कर्मचारी आते हैं वो अपने उसका बोर्ड जो उसकी संस्था है वो खुद निर्णय स्वतंत्र होकर लेती है, उसका अपने क्योंकि वो अपने आप में एक स्टेट है। जैसे बोर्ड हुआ बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, ये अपने आप में एक स्टेट है। ठीक है, तो स्टेट आप इसको भी जानिए। जैसे यूपीएससी भी अपने आप में एक स्टेट है। क्योंकि स्टेट क्यों है? क्योंकि ये अपने निर्णय खुद लेती है, इसकी अपनी नियम कानून है।
इसमें कोई और हस्तक्षेप नहीं कर सकता। तो सारी चीज़ें अपने आप में स्टेट है। क्यों है? क्योंकि वो अपने वो संस्था जो अपने आप से अपने निर्णय स्वतंत्र रूप से ले सके बिना किसी बाहरी दबाव में आने पर, तो अपने आप में स्टेट कहलाएंगी। हम आपको एग्जाम्पल देखिए, यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, यूपीएससी, रेलवे, बैंक, आरबीआई, ये सब, पुलिस हुआ, यूपी पुलिस, राजस्थान पुलिस, ये सब जो पुलिस है ये सब अपने आप में एक स्टेट है। तो स्टेट का मतलब आप समझ जाइए कि ये स्टेट जो है, राज्य जो है, उसकी कल्याण की बात करता है, उसकी भलाई की बात करता है। उसमें बहुत सारे भलाई आपसे जो आपके लिए भला भला हो, अच्छा हो, आपके अधिकार के लिए अच्छा हो, आपकी पढ़ाई के लिए अच्छा हो, आपके मन के लिए अच्छा हो, उस सब की बात करता है। अगर वो आपको चाहे तो आपसे ले भी सकता है, इसके लिए वो बाध्य नहीं है कि उस पर कोई कार्रवाई करेगा। अगर कार्रवाई करेगा भी, सुप्रीम कोर्ट इसकी सुरक्षा नहीं कर सकता, सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई नहीं हो सकती। ठीक है, तो पहले हम देख लेते हैं कितने से कितने आर्टिकल के बीच में भाग 4 की चर्चा की गई है। तो कितने आर्टिकल हैं? आर्टिकल्स कितने हैं? तो आप कहेंगे 36 से 51 तक। 36 से 51 तक किसकी बात की गई है? तो कहेंगे नीति निदेशक तत्व की बात की गई है। आई होप आप राज्य के बारे में समझ गए हो कि राज्य किसे कहते हैं। डीपीएसपी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी कहते हैं। ये आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। अब हम एक एक करके सारे आर्टिकल को देख लेते हैं। सारे आर्टिकल को तो नहीं, क्योंकि हमें डिटेल में चलना है, हमें रटना नहीं, समझना है और सरल भाषा में समझना है, ताकि आप कभी ना भूलें। बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, बस आप कंटिन्यू बने रहिए, आपको बहुत बहुत ही अच्छा लगने वाला है ये क्लास। तो देखिए यहाँ पर 36, सबसे पहले हम आर्टिकल 36 को ही देख लेते हैं। आर्टिकल 36। तो आर्टिकल 36 क्या कहता है? इसमें राज्य के नीति नीति निदेशक तत्व के बारे में चर्चा की गई है। तत्व की परिभाषा के बारे में चर्चा की गई है। इसमें क्या कहा गया है? अब राज्य के जो नीति निदेशक तत्व हैं, जो एलिमेंट हैं, उनके बारे में परिभाषा दी गई है। कैसी परिभाषा? इसमें कहा गया है कि सभी नागरिकों को, जो सभी सिटीजन हैं, जो आम इंसान है या कोई भी, जितने भी सिटीजन हैं, उनके बारे में कहा गया है कि उनको सामाजिक रूप से और आर्थिक रूप से इक्वली ट्रीट किया जाए, मतलब उनको बराबर किया जाए। किस किस रूप से? सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से। जो सामाजिक रूप से पिछड़े हुए हैं उनको आगे लाया जाए, जो आर्थिक रूप से पिछड़े हुए हैं उनको कुछ योजनाएं बना के उनको भी बराबरी में लाया जाए। ऐसा करेगी सरकार। कौन करेगा? स्टेट करेगा। अगर ऐसा नहीं करती है तो आप इस पर कोई भी मुकदमा आप इस पर कोई भी मुकदमा या कोई भी केस आप सुप्रीम कोर्ट या किसी भी कोर्ट में नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? इसमें क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि आर्टिकल, आगे देखिए, आर्टिकल 36 के बाद 37 है। क्योंकि आर्टिकल 36 कहता है कि आप इसके लिए न्यायालय नहीं जा सकते। क्यों नहीं जा सकते? क्योंकि ये वाद योग्य नहीं है। तो आपसे पूछा जाएगा कि आर्टिकल 36 में किसकी बात की गई है? तो आप कहेंगे आर्टिकल 36 में कहा गया है कि राज्य के नीति निदेशक तत्व की परिभाषा दी गई है, और उस परिभाषा में कहा गया है कि जो नागरिक हैं, जो सिटीजन्स हैं, उनको सामाजिक रूप से और आर्थिक रूप से हमें बराबरी में लाना है। कुछ योजनाओं के माध्यम से उनको बराबरी में लाना है। अगर ऐसा ये सरकार कौन करेगा? स्टेट करेगी, स्टेट सरकार करेगी। अगर ऐसा नहीं करती है तो आप आर्टिकल 37 में लिखा गया है कि आप फिर न्यायालय में नहीं जा सकते। अगर आपके साथ ऐसा नहीं होता, आपको सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से सम्मान नहीं किया जा रहा है, तो आप इसके लिए आप वहां नहीं जा सकते। कहाँ? न्यायालय में नहीं जा सकते, क्योंकि कहा गया है कि न्यायालय में वाद योग्य नहीं है। आर्टिकल 37 में मेंशन कर दिया गया है। लेकिन मूल अधिकार में आर्टिकल 32 के तहत कहा गया है कि आप सुप्रीम कोर्ट सीधा जा सकते हैं। तो यही फर्क है दोनों में। आर्टिकल 36 और 37 हो गया। अब हम देख लेते हैं 37 के बाद 38, 39 एंड 40, इतने आर्टिकल को हम देख लेते हैं। 38 में लोक कल्याण की बात की गई है। लोक कल्याण अब समझ लेते हैं, हमको समझना है, रटना नहीं है। लोक कल्याण का मतलब क्या हुआ? लोक कल्याण का मतलब यह हुआ कि लोगों की भलाई के लिए हमें कुछ ऐसी योजनाएं बनानी चाहिए जिससे लोगों की भलाई हो सके। जैसे जो पिछड़े हुए हैं, जो दलित हैं, जो कमजोर वर्ग हैं, जो दिव्यांग वर्ग है,
इन सबको, जो असहाय हैं, जो कमजोर हैं, इन सबको कुछ ऐसी व्यवस्थाएं, ऐसी योजनाएं इनके लिए लाया जाए ताकि इनका कल्याण हो सके। कैसे? जैसे अगर कोई विधवा है, सहारा नहीं है उसके पास कोई, तो विधवा पेंशन के तहत उन विधवाओं को, जो बेसहारा हैं, उनको कुछ योजनाएं, कुछ लाभ दिया जाए ताकि उनका कल्याण हो सके। जो दिव्यांग है उनको कुछ ऐसी योजना दी जाए, जैसे अगर वो पैर से नहीं चल पाते, उनको सुविधा के अनुसार जो उनकी साइकिल होती है वो दी जाए। तो जो दिव्यांग है उनके लिए अलग से कुछ योजनाएं लागू की जाए ताकि उनका कल्याण हो सके। उसकी बात की गई है आर्टिकल 38 में। आर्टिकल 38 में विभिन्न प्रकार के लोक कल्याणकारी योजनाओं की बात की गई है, जिसमें आता है दिव्यांग लोगों के लिए, पिछड़े वर्ग लोगों के लिए, स्त्री महिलाओं के लिए, और आता है किसके लिए? जो विधवा है, जो वृद्ध है, वृद्धा पेंशन इसी के अंतर्गत आता है कि जो वृद्ध है उनके पास आय का कोई भी स्रोत नहीं है, तो उनके लिए कुछ योजनाएं, जैसे वृद्धा पेंशन, विधवाओं के लिए जैसे विधवा पेंशन, और दिव्यांग के लिए विभिन्न प्रकार की योजनाएं किसमें कहा गया? आर्टिकल 38 में कहा गया लोक कल्याण की बात की गई है। अब 39 में क्या क्या कहा गया है? 38 में लोक कल्याण की बात की गई है। 39 में कहा गया है, 39 में कहा गया समान कार्य के लिए समान वेतन, समान कार्य के लिए समान वेतन, समान वेतन। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि आप मेल या फीमेल के स्तर पर किसी से भेदभाव नहीं कर सकते। जो कार्य मेल कर रहा है वही कार्य अगर फीमेल कर रही है तो दोनों को समान वेतन दिया जाएगा। ये नहीं कि मेल को ज़्यादा और फीमेल को कम दिया जाएगा। हालांकि ये सरकारी नौकरियों के अंतर्गत की बात की गई। प्राइवेट में ऐसा होता है कि जो मेल वर्ग हैं उनको ज़्यादा, उसी काम के लिए ज़्यादा वेतन मिलते हैं और उसी काम के लिए फीमेल को कम। प्राइवेट सेक्टर में ये भेदभाव होता है, लेकिन सरकारी काम में कोई भेदभाव नहीं होगा, क्योंकि आर्टिकल 39 में कहा गया है समान कार्य के लिए समान वेतन। मेल हो या फीमेल हो, वो अगर वही काम दोनों कर रहे हैं तो उनको समान वेतन दिया जाएगा। अब देखिए, अगर वो समान वेतन नहीं पाता तो क्या वो सुप्रीम कोर्ट जा सकता है? नहीं जा सकता। क्यों नहीं जा सकता? क्योंकि आर्टिकल 37 में सीधा कहा गया है कि अगर आपसे जो ये योजनाएं हैं, जो अधिकार है, आपसे लिया जाएगा, सरकार चाहे तो दे सकती है। सरकार के मनोदशा पर स्थित है, सरकार के मन पर स्थित है कि सरकार उसे देगी, स्टेट उसको देगा कि नहीं देगा। अगर नहीं देगा तो भी आप कुछ नहीं कर सकते, अगर देगा तो अच्छी बात है, अगर नहीं देगा तो आप सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते। तो ये बात आप ध्यान में रखिएगा। अब 39 के का में क्या कहता है? 39 के का में कहता है कि आपको समान विधि सहायता, निःशुल्क विधि सहायता प्राप्त होगी। निःशुल्क विधि सहायता, विधि मतलब क्या होता है? कानूनी सहायता, ठीक है। 39 के काम में कहा गया है कि आपको निःशुल्क विधि सहायता प्राप्त होगी। जैसे अगर आप ऊपर कोई केस हो गया और आपको पुलिस गिरफ्तार करके ले गए, उसके बाद 24 घंटे के अंदर जज साहब के सामने पेश किया, अगर आपके पास वकील रखने के लिए पैसा नहीं है तो सरकार आपको निःशुल्क विधि सहायता देगी। किस आर्टिकल के तहत? आर्टिकल 39 का के तहत आपको निःशुल्क विधि सहायता देगी। आपको वकील रखने का फ्री में आपको वकील देगी, जिसका पैसा सरकार खुद देगी, आपको फ्री प्रोवाइड करवाएगी, ठीक है। तो उसी 39 का के तहत आपको निःशुल्क विधि सहायता मतलब निःशुल्क कानूनी सहायता मिलेगी। चाहे जिस तरीके की आपकी कानूनी सहायता आपको निःशुल्क मिलेगी। किसके तहत? आर्टिकल 39 का के तहत। अगर आपको सहायता ऐसा नहीं मिलती तो क्या आप सुप्रीम कोर्ट में इसको चुनौती दे सकते हैं? सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं? तो नहीं। अगर आप जाएंगे तो आपकी कोई सुनवाई नहीं होगी, क्योंकि सीधे आर्टिकल 37 में कहा गया है कि ये न्यायालय वाद नहीं है, न्यायालय में वाद योग्य नहीं है। अब देख लेते हैं 40, आर्टिकल 40 जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आर्टिकल 40 में पंचायती राज व्यवस्था की बात की गई है। देखिए पंचायती क्या है। पहले गांधी जी ने कहा था कि जो ग्रामीण क्षेत्र है वहाँ के जो लोगों की समस्या वो सीधा विधायक के पास नहीं जा सकती, उसके लिए हमें ग्राम पंचायत लाना पड़ेगा। ग्राम पंचायत के अंतर्गत हम एक ग्राम में एक मुखिया रखेंगे, हर ग्राम का एक मुखिया होगा जो उसी ग्राम की समस्याओं को ऊपर तक पहुंचाएगा और सॉल्व करेगा, उसकी समस्या का समाधान करेगा। इससे गांव का प्रॉपर विकास होगा। इसकी बात की गई थी, आर्टिकल 40 में रखा गया है। इसी की बात गांधी जी ने कहा था।
लेकिन भीमराव अम्बेडकर जी कहते थे कि ऐसा नहीं है, लेकिन उनकी बात ना करके गांधी जी ने इसको आर्टिकल 40 में रखवा दिया। आर्टिकल 40 में जब रखवाया तब ये पूरे देश में लागू नहीं था। क्यों नहीं था? क्योंकि हर देश में ग्राम पंचायत नहीं थी। सबसे पहले ग्राम पंचायत की व्यवस्था किस राज्य में आई? तो सबसे पहले आए राजस्थान के नागौर जिले में। राजस्थान के नागौर जिले में, नागौर जिले में, ठीक है। राजस्थान का एक जिला है नागौर जिला, वहां पर सबसे पहले पंचायती राज व्यवस्था की बात की गई, ठीक है। जब पंचायती राज व्यवस्था की बात की गई तो कब की गई? तो आप कब लाया गया? तो ये लाया गया 2 अक्टूबर 1959 ईस्वी को। इस डेट को याद रखिएगा। 2 अक्टूबर 1959 ईस्वी को सबसे पहले ग्राम पंचायत कहाँ आया? तो आप कहेंगे राजस्थान के नागौर जिले में आया 2 अक्टूबर। गांधी जी जो थे मनरेगा लेकर आए थे। मनरेगा 2 अक्टूबर को ही आया था, क्योंकि गांधी जी का जन्मदिन उस दिन रहता है। तो उन्हीं जन्मदिन के अवसर पर राजस्थान के नागौर जिले में क्या आया था सबसे पहले लागू हुआ था पंचायती राज व्यवस्था। जब राजस्थान के नागौर जिले में पंचायती राज व्यवस्था लागू हो गई तो वहां पर बहुत सारे वहां के जो ग्राम के मुखिया थे वो बहुत ही प्रॉपर तरीके से उस गांव के विकास करने लगे, जिससे वो गांव बहुत ही डेवलप हो गया। तो उस सबको देख करके पूरे देश में लागू हो गया। कब पूरे देश में लागू होने की बात की गई, लेकिन पूरे देश में कोई राज्य थे वो लागू नहीं होने दे रहे थे, क्योंकि ये डीपीएसपी में था, मतलब राज्य के नीति निदेशक तत्व में था, जो अगर लागू करना चाहे तो ना करना चाहे, इससे आप उसको रोक नहीं सकते थे, क्योंकि ये न्यायालय में आप नहीं जा सकते थे। तो कुछ राज्यों में लागू हुआ, कुछ राज्यों में लागू नहीं हो रहा था। तो इसको डीपीएसपी में तो रखा गया, जहाँ पे वहीं रखा गया, लेकिन इसको और भी एक जगह रखा गया। कहाँ रखा गया? तो उसको हम देख लेते हैं कहाँ रखा गया। तो आप देख रहे हैं 40 में किसकी बात की गई है? सबसे पहले देख लेते हैं पंचायती राज की बात की गई है। सबसे पहले कहाँ लगा? तो राजस्थान के नागौर जिले में, राजस्थान के नागौर जिले में, ठीक है, नागौर जिले में। कब? 2 अक्टूबर 1959 ईस्वी को। अब पूरा राजस्थान में तो लागू हो गया और यहाँ पे विकास भी अच्छा होने लगा, लेकिन सभी राज्य अपने अपने राज्य में लागू करने के लिए तैयार नहीं थे, क्योंकि यहाँ पर एक न्यायालयवाद नहीं था आर्टिकल 37 के तहत। इसीलिए इसको आर्टिकल 40 में जो है इसको यथा यहीं पर रख दिया गया और इसको और भी कॉपीराइट इसका रख दिया गया। कहाँ पे रख दिया गया? तो आप अनुसूची में पढ़े थे 73वां संविधान संशोधन, 72वां संविधान संशोधन कब हुआ था? 1992। संशोधन कब हुआ था? संविधान संशोधन 1992। 72वां संविधान संशोधन हुआ 1992 और इसको कहाँ रख दिया गया? इसको एक इम्पोर्टेंट जगह रख दिया, अनुसूची में रख दिया गया। अनुसूची जो न्यायालयवाद थी, आप उस पर केस कर सकते थे, लेकिन इसको और भी कहाँ रखा गया? तो आप देखेंगे आर्टिकल अनुच्छेद 243 के का से लेकर के अड़ा तक किसकी बात करता है? तो पंचायती राज व्यवस्था की विभिन्न व्यवस्थाओं की बात करता है कि कैसी कैसी व्यवस्थाएं होंगी। जैसे ग्राम में ग्राम पंचायत, लेकिन शहर में नगर पालिका होगी। गांव के विकास के लिए ग्राम पंचायत, नगर के विकास के लिए नगर पालिका होगी। तो इसकी बात करता है अनुच्छेद 243 के का से लेकर अड़ा तक के। तो ये तो 40 थे। कौन से? आप इसको देख लीजिए। 40 में किसकी बात की गई है? पंचायती राज व्यवस्था की। सबसे पहले कहाँ लागू हुआ? तो नागौर के, राजस्थान के नागौर जिले में। कब? 1959 में, 2 अक्टूबर 1959 में। उसके बाद इसको कहाँ रख दिए? इसकी कॉपीराइट 72वां संविधान संशोधन 1992 में हुआ और इसको अनुसूची में जोड़ दिया गया। उसके बाद इसको और भी किस आर्टिकल में रखा गया? तो 243 के का से लेकर अड़ा तक की विभिन्न व्यवस्थाओं की बात करता है। ये तो था आर्टिकल 40। उसके बाद हम आगे की क्लास में पढ़ेंगे 42, 43, 44 एंड 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51। इतने आर्टिकल को हम कल बहुत ही डिटेल से पढ़ेंगे। आज के जितने भी आर्टिकल थे बहुत ही डिटेल से हम पढ़ाने की कोशिश किए, बहुत ही सरल भाषा में पढ़ाने की कोशिश किए। आगे के आर्टिकल को हम कल पढ़ेंगे। तो आज हम क्या क्या पढ़े? हम मूल अधिकार के बारे में तो बहुत ही डिटेल से जान गए,
लेकिन हम आज पढ़े DPSP, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, जिसको कहते हैं राज्य के नीति निर्देशक तत्व, जिसमें कितने से कितने अनुच्छेद की बात की गई है, तो 36 से लेकर 51 तक की बात की गई है। कहाँ से लिए है? आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। इसमें बहुत तरीके के प्रश्न बनते हैं। अब 36 में किसकी बात की गई? राज्य के नीति निर्देशक तत्व की बात की गई। 37 में कहा गया है कि आप ये न्यायालयवाद नहीं है, मतलब आप न्यायालय नहीं जा सकते, न्यायालय इसका संरक्षण नहीं करेगा। 37 के बाद 38 कहता है कि देख लेते हैं एक बार, 36, 37, 38। 38 कहता है लोक कल्याण, लोक कल्याण के लिए लोक कल्याण की बात करता है। कौन? DPSP लोक कल्याण की बात करता है। 37 कहता है न्यायालयवाद नहीं है। और 36 कहता है कि ये परिभाषा दी गई है किसकी? राज्य के नीति निर्देशक तत्व की परिभाषा दी गई है। 39 कहता है समान कार्य के लिए समान वेतन। ठीक है, समान कार्य के लिए समान वेतन। कौन? मेल या फीमेल के आधार पर सबको समान कार्य के लिए समान वेतन दिया जाएगा। 39 का क्या कहता है कि सबको समान विधि सहायता मिलेगी, समान विधि सहायता मिलेगी। ठीक है। और 40 क्या कहता है? पंचायती राज, पंचायती राज। ठीक है। और उसके बाद पंचायती राज 40 तक हम देखें। 40 में बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज हम देखें कि सबसे पहले अगर पूछेगा कि किस जिले में पंचायती राज व्यवस्था सबसे पहले लागू हुआ, तो आप कहेंगे राजस्थान के नागौर जिले में। कब? 2 अक्टूबर 1959 को। ठीक है, गांधी जी के जन्म दिवस के अवसर पर। उसके बाद पूछेगा कि इसको और कहाँ कहाँ रखा गया, तो आप कहेंगे 72वां संविधान संशोधन 1992 के तहत इसको अनुसूची में जोड़ा गया, इसको लीगली और इसको वादयोग बनाया गया। उसके बाद आप कहेंगे कि आर्टिकल 243 का से लेकर 68 तक के बीच में विभिन्न प्रकार के योजनाओं की बात, विभिन्न प्रकार की जो व्यवस्थाएं हैं पंचायती राज व्यवस्था की, उसकी बात की गई है। तो पंचायती राज व्यवस्था को हम आगे के आर्टिकल में बहुत ही डिटेल से पढ़ेंगे। यहाँ पर 40 में बस इतनी ही बात की गई है, इसलिए हम इतना ही बता रहे हैं। तो आगे का आर्टिकल हम कल पढ़ेंगे। आपको क्लास कैसी लगी है ये जरूर कमेंट करके बताइएगा। अगर कहीं पर भी नहीं समझ में आएगा तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। हम मिलते हैं अगली क्लास में अगले आर्टिकल के साथ। और भी आर्टिकल को हम और भी डिटेल से पढ़ने की कोशिश करेंगे। हम आशा करेंगे आपकी समझ में आ रहा हो। अगर नहीं आ रहा तो आप बता सकते हैं, हम और भी सरल तरीके से बताने की कोशिश करेंगे। चलिए मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए बी पॉजिटिव बी हैप्पी।